جب میری बुआ लंदन से लौटी तो उनके लहजे में एक अजीब सी मिठास थी। वो हमेशा सख्त लहजे में बात करती थी, मगर उस दिन जब वो पापा के सामने बैठी तो उनकी आवाज में एक नमी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। पापा रोज की तरह मजदूरी करके घर लौटे थे। वो मिट्टी में सने कपड़े पहने हुए थे और उनकी थकान आंखों से ही झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने बुआ को देखा तो हाथ झाड़कर साफ कर लिए और जमीन पर बैठ गए। बुआ ने अपना गला खखारा और बोली, भैया देखो, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कल हो या ना हो। मेरी एक ख्वाहिश है जो अब तक मेरे दिल में दबी रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू कोई और नहीं तुम्हारी बेटी बने। पापा की आंखों में यह सुनते ही चमक आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माँ ने चूल्हे से हाथ खींचकर बुआ को हैरत से देखा। बुआ ने आगे बढ़कर मेरे सिर पर हाथ रखा। यह बहुत ही प्यारी बच्ची है। अपने बेटे के लिए तो मैं बस ऐसी ही बहू चाहती हूँ। मैं चुप रही। अंदर एक अजीब सा शोर मच रहा था, लेकिन बाहर एक शब्द भी नहीं निकल सका। कुछ दिनों में बात आगे बढ़ गई। मेरी बुआ के बेटे जो लंदन में रहते थे, उनके वीजा और कागजात की बातें हुई। शादी की तारीख भी तय कर दी गई, लेकिन विदाई के बारे में बुआ ने साफ तौर पर कहा, विदाई तो उसी दिन होगी जब उसका पासपोर्ट और वीजा सब कुछ तैयार हो जाएगा। मैं अपनी बहू को फिर सीधा लंदन लेकर जाऊंगी और दुल्हन बना कर ले जाऊंगी। सबको यह बात बहुत अच्छी लगी। हमारे जैसे गरीब लोग जो दिन भर की दिहाड़ी में अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए यह सब कुछ सपने जैसा था। माँ दिन रात प्रार्थना करने लगी। मोहल्ले की औरतें जलन से देखने लगी। सब कहने लगे, अरे किस्मत तो देखो इस लड़की की, दुल्हन बनकर सीधा लंदन जाएगी। शादी के बाद सब कुछ बदल गया था, लेकिन एक अजीब एहसास हो रहा था। जब शादी की एक एक रस्म निभाई जा रही थी और मैं अपने पति के साथ फेरे ले रही थी, तो मेरे दिल में बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। दिल की धड़कन तेज थी, मगर चेहरे पर खामोशी थी। फिर कई दिन गुजर गए और बुआ ने कहा कि अब हम तुम्हें विदा करके ले जाएंगे। मैंने सिर्फ सिर हिलाया, मगर कुछ दिन बाद बीमार हो गया। शायद इसलिए कि मैं पहली बार हमेशा के लिए उनसे अलग हो रही थी। वो भी इतनी दूर जा रही थी, मगर मेरी बुआ ने सब कुछ संभाल लिया था। वो दवा लाई, मेरे पास बैठी और मेरी छोटी बहन के लिए चॉकलेट भी लेकर आई। शादी का प्रोग्राम बहुत ही साधारण रखा गया था। मोहल्ले से बस कुछ ही औरतें आई थीं। बुआ ने मुझे खुद ही तैयार किया था। सुर्ख लाल रंग का जोड़ा, हल्का सा मेकअप और एक छोटी सी सोने की गले की चेन जो मेरे गले में पहना दी गई। यह मेरी पहली कमाई थी, मैंने अपने लिए रखी थी, मगर अब यह तुम्हारे नसीब की निशानी है, बुआ ने कहा। विदाई की बजाय हमें बुआ के घर जाना हुआ। एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। वहाँ सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से था। एक कमरा जो खास मेरे लिए तैयार किया गया था, सफेद पर्दे, खुशबूदार मोमबत्तियाँ और बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियाँ। पहली रात मेरी बुआ मेरे साथ ही रही। वो मेरे सिरहाने बैठी, मेरे बालों में उंगलियां फिराती रहीं और मुझे पुरानी बातें करती रहीं। मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही सुलाती थी। बालों में उंगलियां फिराते फिराते वो मुझे बहुत प्यार देती थी। दूसरी रात जब मैंने यह समझाने की कोशिश की कि मैं अकेली भी सो सकती हूँ, तो वो मुस्कुराकर बाहर चली गई। मैं बिस्तर पर लेटकर छत को देखती रही। एक अनजान पति, एक नया घर और एक देश जो मेरे करीब आ रहा था, मगर इन सब में एक खामोशी थी, एक खालीपन। तीसरी रात उनका फोन आया। मैं कमरे में बैठी थी। बुआ ने कॉल की और कहा, बात करो, वो तुमसे खुद बात करना चाहते हैं। मैंने फोन को कान से लगाया। हेलो जी, नमस्ते, मैंने धीरे से कहा। तुम ठीक हो? उनकी आवाज में जज्बात नहीं थे, बस एक फॉर्मेलिटी सी महसूस हो रही थी। जी। फिर कुछ देर की खामोशी रही। बस कुछ दिनों में सब कुछ तैयार हो जाएगा, फिर हम लंदन में मिलेंगे। ठीक है, मैंने कहा और फोन बंद हो गया। यह मेरी पहली और आखिरी कॉल थी उनसे। चौथी रात मेरी बुआ ने कहा, बेटी आज चेकअप है, इसलिए जल्दी निकलना होगा। लंदन जाने से पहले सारी डॉक्टरी रिपोर्ट जरूरी होती हैं। सुबह सवेरे मैं तैयार हुई। बुआ ने खुद मेरे कपड़े निकाले और उन्हें अच्छे से रखने में मेरी मदद भी की। फिर हम रिक्शा लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल साफ सुथरा लग रहा था। काउंटर पर पहुंचते ही बुआ ने कागजात निकाले और किसी से बात की। फिर एक नर्स आई और हमें एक तरफ ले गई। मैं सुकून में थी क्योंकि बुआ मेरे साथ थी। कमरे में दाखिल होने से पहले बुआ ने मेरा हाथ पकड़ा। बस कुछ टेस्ट होंगे जो हमेशा ही होते आ रहे हैं, घबराना मत। कमरे के अंदर डॉक्टर पहले से मौजूद था। एक ठीक ठाक उम्र का आदमी, चश्मा लगाए, सफेद कोट पहने और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान।
बुआ ने डॉक्टर के कान के पास जाकर कुछ कहा जो मैं सुन नहीं सकी। डॉक्टर ने सिर हिलाया और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, यहाँ बैठ जाइए। मैं सोफे पर बैठ गई। उसने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और कुछ सवाल पूछे। फिर उसने कहा, एक इंजेक्शन लगाना है, खून के टेस्ट से पहले यह जरूरी है। मैंने अपना बाजू आगे कर दिया, फिर एक सुई चुभी और फिर जैसे दुनिया धुंधली होने लगी। कुछ सेकंड में ही सब कुछ धुंधला सा बन गया था। आंख खुली तो सिर के पीछे बहुत तेज दर्द उठ रहा था। मेरे आसपास सब कुछ हिल रहा था, जैसे जमीन नहीं पानी की छत हो। आंखों के सामने लकड़ी की दीवारें थीं, छत पर लोहे की कल और एक बल्ब जो धीरे धीरे झूल रहा था। कमरे में नमी और बदबू का घुटन भरा एहसास था। मैंने उठने की कोशिश की मगर शरीर जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। बाजू पर सुई का निशान बना हुआ था। हाथों में कमजोरी थी और सांस भी मुश्किल से आ रही थी। मेरे पैरों से जूते गायब थे और पहने हुए कपड़े भी बदले जा चुके थे, जो ढीले और कुछ अजीब से लग रहे थे, जैसे किसी अस्पताल या कैदखाने की ड्रेस हो। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान था जहां से समंदर का नीलापन झलक रहा था। मैं रेंगते हुए उसके करीब पहुंची। नीचे पानी था, गहरा, खामोश और ना खत्म होने वाला। दूर दूर तक सिर्फ नीला रंग दिख रहा था और कुछ चिड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरे दिल में सबसे पहला ख्याल यह आया कि मैं जमीन पर नहीं हूँ, मैं किसी बाहरी जहाज पर हूँ। दरवाजे पर लोहे की सलाखें थीं, बाहर से ताला लगा था। कमरे के बाहर धीमी आवाज आ रही थी, कोई अजनबी भाषा में बात कर रहा था। कुछ बोलियां ऐसी थीं जिन्हें मैं समझ नहीं सकी। कुछ हंसी की आवाजें थीं, कुछ भारी कदमों की। फिर अचानक दरवाजा खुला, एक अजनबी औरत अंदर आई, ठीक ठाक उम्र की। उसका रंग सांवला था, चेहरा गोल सा। हाथ में एक थाली थी जिसमें 2 रोटियां, थोड़ा सा पनीर और एक बोतल में पानी था। उसने मुझसे नजरें नहीं मिलाईं, बस चुपचाप मेरे सामने रख दिया और बोली, खाओ। आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी। मैं कहाँ हूँ? मैं घबराकर पूछ बैठी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? वह मुड़ी और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि ज्यादा सवाल जवाब न करो। फिर दरवाजा दोबारा बंद हो गया। उसके साथ ही बाहर से कुछ और लोगों की आवाजें आने लगी। मैं थाली को देर तक घूरती रही, मगर भूख का एहसास कहीं गायब हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यह कौन लोग हैं, मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं, क्या मुझे बेच दिया गया है? अगले कुछ घंटे सन्नाटे में गुजरे। मैं दीवार से लगकर बैठी रही, मन में सिर्फ धुंधलापन था। दिन कब गुजर गया और रात कब आ गई, इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। फिर कुछ देर बाद बाहर से शोर सुनाई दिया। कोई नई लड़की चीख रही थी। मैं दरवाजे के पास गई तो आवाजें साफ सुनाई देने लगी। जाने दो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज। उसके बाद एक तेज आवाज आई, जैसे किसी को धक्का दिया गया हो। कुछ समय के बाद उसकी चीखें और चिल्लाहटें बंद हो गईं। अगले दिन या शायद रात का वक्त था, मुझे अंदाजा नहीं था। 3 आदमी आए, दरवाजा खोला। उनमें से एक लंबा और एक सांवला था। दूसरे 2 के हाथ में कागज और फाइलें थी। उठो, चलो हमारे साथ। मैं घबराकर पूछ बैठी, कहाँ ले जा रहे हो? बस चुपचाप साथ चलो, ज्यादा सवाल मत करना। उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर खड़ा कर दिया। मेरी टांगें थरथरा रही थीं, मगर उन्होंने मुझे सहारा देने के बजाय घसीटते हुए बाहर निकाला। लंबी और तंग रहदारी, जंग लगी दीवारें, हर कुछ कदम पर सलाखों से बंद दरवाजे। रास्ते में मुझे और लड़कियां नजर आईं, सब जवान थी, सारी की सारी डरी सहमी हुई। कोई हाथ बांधे बैठी थी, कोई आंखें बंद किए हुए लेटी हुई। मुझे एक बड़े कमरे में ले जाया गया। वहाँ कुछ टेबल थी, एक कंप्यूटर और वो आदमी जो मेरी फाइल देख रहा था। उम्र 21 साल, शादीशुदा। हाँ, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक ने दूसरे से अंग्रेजी में कहा, मार्केट वैल्यू ठीक है। मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पाई, सिर्फ वो शब्द मार्केट वैल्यू मेरे दिमाग में अटक गया। उन्होंने मुझे दोबारा कमरे में वापस छोड़ दिया। जाते जाते उनमें से एक ने दरवाजे पर मौजूद सलाखों पर जोर से हाथ मारकर कहा, आज रात पहरा बहुत सख्त होगा, तैयार रहना। तैयार? भला किस चीज के लिए? मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, जैसे शरीर ने हर एहसास को शून्य कर दिया हो। मैं बस बैठ गई, हाथों में चेहरा छुपाकर। फिर मुझे वो दिन याद आया जब मैं अपनी बुआ के साथ अस्पताल गई थी। तब शायद मेरी किस्मत नहीं बदली थी, बल्कि मेरी कीमत लगाई जा रही थी। फिर याद आया उनका कहना, यह मेरी जिम्मेदारी है, यह उनकी जिम्मेदारी थी मुझे भेज देना।
میرے سوال کا جواب سادھارن تھا مگر اس کا سچ بہت بھاری تھا۔ ہاں، مجھے بیچا گیا تھا۔ کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اب تو یہ روز کا ہو چکا تھا، دن میں 2 یا 3 بار کوئی آتا، پانی یا روٹی پھینک کر چلا جاتا، مگر آج قدموں کی رفتار کچھ الگ ہی سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی بہت جلد بازی میں ہو۔ دروازہ کھلا، 3 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک وہی تھا جو پہلے دن میری فائل دیکھ رہا تھا، باقی 2 کے چہرے نئے تھے۔ ایک نے خاموشی سے میری طرف ایک لفافہ بڑھایا، پھر تینوں بنا کچھ کہے وہاں سے واپس مڑ گئے۔ دروازہ بند ہوا، پھر وہی عجیب سی آوازیں۔ میں نے لفافہ ہاتھ میں لیا، انگلیوں سے کھولا۔ اندر ایک چٹھی تھی، نیلی قلم سے لکھی ہوئی۔ جیسے جیسے میں پڑھتی گئی آنکھیں کاغذ پر جم گئیں، مگر جو شبد لکھے تھے وہ دل پر چھریوں کی طرح اترتے چلے گئے۔ ہیلو، مجھے پتا ہے کہ تم یہ پڑھ کر صدمے میں آ جاؤ گی، مگر اب میرے پاس تم سے چھپانے کو کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تمہیں اب سب کچھ سچ جان لینا چاہیے۔ میری ماں یعنی تمہاری بوا لندن میں بہت بیمار تھی۔ ان کے علاج کے لیے بہت پیسے چاہیے تھے، اتنے کہ میرے بس کے باہر تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، دل چاہا کہ اب آگے پڑھنا بند کر دو، لیکن ہاتھ رک نہیں پائے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہمیں ایک موقع دیا گیا، ایک ایسا راستہ جس سے میں پیسے بھی ملتے اور تمہارا نام بھی چھپا رہتا۔ ماں نے کہا وہ بہت اچھی ہے، شریف ہے، اور سب سے بڑی بات اس کے لیے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ میری انگلیاں کانپنے لگیں، میں آگے شبد پڑھنے ہی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہاتھ انکار کر رہے تھے۔ میں نے تمہیں بیچ دیا۔ یہ لکھنا آسان نہیں، لیکن سچ یہی ہے۔ میں نے طلاق کے کاغذوں پر دستخط کر دیے ہیں اور تمہیں بھیج دیا ہے۔ اب تم آزاد ہو۔ اس قید میں اب تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا۔ تمہاری قیمت لگی اور بہت اچھی لگی۔ یہ جملہ آخری قطرہ تھا، بس تھینک یو کہنا تھا۔ تم نے میری ماں کی جان بچا لی۔ تمہیں شاید مجھ سے نفرت ہو رہی ہوگی، مگر سچ کہوں مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوئی تھی۔ تم صرف ایک سمادھان تھی، ایک سودا۔ چٹھی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ میں دیر تک دیوار سے ٹک کر بیٹھی رہی۔ باہر سمندر کی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ بھی میرے حال پر ماتم کر رہا ہو۔ کمرے کی ہوا کچھ بھاری ہو گئی تھی، روشن دان سے آنے والی روشنی بھی اب دھیمی پڑ چکی تھی۔ وہ چٹھی جو میرے ہاتھ میں تھی اب ایک رسید لگ رہی تھی، میری بربادی کی قانونی رسید۔ رات گئے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دروازہ کھلا، ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ شکل سے بنگالی لگتی تھی، بال الجھے ہوئے، کپڑے بھی عجیب سے۔ تم کو بھی چٹھی دی گئی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میرے پتی نے تو ویڈیو بھیجا تھا، اس میں وہ ہنس رہا تھا، کہہ رہا تھا بچپن کی دوستی کا قرض اتارا ہے، تو تجھے بیچ کر اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ وہ ہنسنے لگی بے آواز، جیسے ہنسی نہیں پاگل پن ہو۔ میں نے اس سے پوچھا یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ بولی جب تک ہم بکنے کے قابل ہیں، پھر ہمیں پھینک دیا جائے گا۔ اگلے 3 دن میں لڑکیوں کو لے جایا گیا۔ ایک لڑکی نے ویرودھ کرنے کی کوشش کی تو اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش ہو گئی۔ اسے گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ باقی سب پتھر بنی بیٹھی رہیں، جیسے ہر کسی کو اپنی باری کا انتظار ہو۔ دوپہر کے وقت دروازے کے نیچے سے ایک نئی چپل پھینکی گئی۔ اس پر میرا نام لکھا تھا، ساتھ میں ایک یونٹ نمبر بھی۔ میں نے چپل نہیں پہنی، مجھے صرف اپنا نام دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ اب میں کوئی انسان نہیں، صرف ایک یونٹ ہوں۔ شام کو ایک آدمی آیا، سفید وردی میں، ہاتھ میں فائل۔ اس نے کہا تیاری رکھو، کل صبح تمہیں شفٹ کرنا ہے۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ وہیں جہاں تمہاری قیمت کے مطابق جگہ ہوگی۔ پھر وہ چلا گیا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی مجھے جگا دیا گیا۔ 2 مرد کمرے میں آئے، ایک کے ہاتھ میں وردی جیسے کپڑے تھے، دوسرے کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ۔ انہوں نے کہا یہ پہن لو۔ کوئی سوال نہیں۔ وہ دروازے پر اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے اگر میں منع کروں تو زبردستی کریں گے۔ میں خاموشی سے وہ ڈریس پہن لی۔ سر پر نقاب ڈالا گیا جو آدھے چہرے کو ڈھک رہا تھا۔ بیگ میں میرے وہی پرانے کپڑے تھے جو شاید پہلے دن بدل دیے گئے تھے، ایک کونے میں دبے ہوئے، جیسے میرا اتیت اب ایک بوجھ ہو گیا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے کشتی میں بٹھایا گیا۔ 3 اور لڑکیاں ساتھ میں تھی، سب چپ چاپ۔ کشتی کچھ گھنٹے چلی، پھر ایک بندرگاہ پر اتارا گیا۔ وہاں پہلے سے ایک وین موجود تھی۔ دبئی کی سڑکوں پر وہ وین چلتی رہی۔ کھڑکی سے باہر دیکھنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی۔ وین میں ایک اور عورت بھی تھی جو بار بار کہہ رہی تھی چپ رہنا، یہاں کوئی سوال نہیں کرنا۔ کئی گھنٹے بعد ایک بڑی سی عمارت کے سامنے گاڑی رکی۔ باہر سے عام سا ہوٹل لگتا تھا، مگر اندر ایک اور ہی دنیا تھی۔ سورگ جیسا قالین، شیشے کے لفٹ،
چمکتے ہوئے فرش اور انٹرنس پر 3 الگ الگ بھاشا بولنے والے لوگ۔ ہمیں پیچھے کے دروازے سے اوپر لے جایا گیا، ایک لمبا راستہ جہاں دروازوں پر نمبر لکھے تھے مگر کوئی نام نہیں۔ مجھے کمرہ نمبر 408 دیا گیا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا لیکن بے رنگ، ایک بیڈ، ایک کرسی، ایک الماری، دیوار پر ایک کیمرہ لگا ہوا تھا بالکل کونے میں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے دروازہ بند کرنے والے سے پوچھا۔ سیکیورٹی، یہاں ہر چیز کی مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ پھر وہ ہنس کر بولا، جیسے تمہارے سلوک کی۔ پھر دروازہ بند کیا اور چٹکنی لگا دی۔ شام تک کوئی نہیں آیا، پھر اچانک انٹرکام بجا، ایک آواز آئی، کمرہ نمبر 408 تیار رہو، وزٹر آ رہا ہے۔ میں چونک گئی، وزٹر کس لیے؟ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، ایک عرب شخص اندر آیا، عمر قریب 40، سفید کپڑے، سونے کی انگوٹھیاں اور ایک مہنگا سا پرفیوم۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا، مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر بولا، اسے میرے کمرے میں بھیجو۔ پھر وہ مڑا اور باہر چلا گیا۔ گارڈ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک نے مجھ سے کہا، چلو زیادہ وقت برباد مت کرو۔ میں نے قدم پیچھے کھینچے۔ کہاں؟ کیوں؟ یہاں کیوں؟ اجازت نہیں ہے۔ انکار کی۔ تمہیں وہیں جانا ہے جہاں بلایا جائے گا۔ میں نے صرف ایک شبد کہا، نہیں۔ گارڈ آگے بڑھا، میرا بازو پکڑا اور کہا، سمجھداری اسی میں ہے کہ چپ چاپ ساتھ چلو، اگر شور کیا تو اگلی فلائٹ میں بنگلہ دیش بھیج دی جاؤ گی۔ میں مجبور ہو کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ مجھے ہوٹل کے ایک اور فلور پر لے گیا جہاں دروازے کی پٹی پر لکھا تھا VIP سویٹ۔ دروازہ کھلا، میں اندر داخل ہوئی۔ وہیں اب آدمی صوفے پر بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں سگار، دوسرے میں موبائل۔ میری طرف دیکھے بنا بولا، تم بھارت سے ہو؟ میں نے سر ہلایا، آواز نہیں نکلی۔ چلو اچھا ہے، پرسکون اور خاموش، مجھے خاموش لڑکیاں پسند ہیں۔ پھر اس نے گھنٹی بجائی، ایک نوکر آیا اور اس نے کچھ عربی میں کہا۔ نوکر میرے لیے ایک ڈرنک لے آیا، شاید جوس، پیو، تمہارا دن لمبا گزرا ہے۔ میں نے گلاس ہاتھ میں لیا مگر پیا نہیں۔ شیخ نے ہنستے ہوئے کہا، پہلی بار ہے، کوئی بات نہیں، تمہیں عادت ہو جائے گی۔ میں نے اس دوران صرف ایک کام کیا، گلاس زمین پر پھینک دیا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے عادت بنا لیا جائے۔ شیخ کھڑا ہوا اور گارڈ کو بلایا، اسے نیچے واپس لے کر جاؤ، یہ ابھی تیار نہیں ہے۔ مجھے دوبارہ کمرہ نمبر 408 میں واپس لایا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ اگلے دن ایک اور لڑکی آئی، وہ بھی بھارتی تھی۔ ہم نے کچھ دیر خاموشی میں وقت گزارا، پھر وہ بولی، یہاں رہنا ہے تو سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ جس نے منہ کھولا وہ اگلے جہاز میں ہوتی ہے۔ پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گئی۔ میں نے پوچھا، کوئی بچا ہے یہاں سے؟ سنا ہے ایک لڑکی دبئی پولیس تک پہنچ گئی تھی مگر اس کے بعد وہی پولیس والے غائب کر دیے گئے۔ ہم نے کھڑکی سے باہر دیکھا، نیچے ایک سوئمنگ پول تھا اور کچھ لڑکیاں تیراکی کر رہی تھیں، وہی یونیفارم میں، وہی بے جان چہروں کے ساتھ۔ یہ ہوٹل نہیں، بازار ہے، یہاں سب کچھ بکتا ہے، بس قیمت طے ہونا باقی ہوتی ہے۔ وہ لڑکی بولی اور پھر خاموش ہو گئی۔ رات کو دروازے کے نیچے ایک پرچی پھینکی گئی، اس پر لکھا تھا، تمہارا اگلا گراہک 8 بجے پہنچے گا، تیار رہو۔ میں نے پرچی کو دیکھا اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا، میں یہاں رہوں یا نہ رہوں لیکن جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ یہ اندھیرے ہمیشہ نہیں رہتے۔ اسی دن ہوٹل میں کچھ غیر معمولی ہلچل تھی، اسٹاف تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، دیواروں پر لگی لائٹیں صاف کی جا رہی تھیں، لابی میں نئے پھول لگائے جا رہے تھے۔ کمرے کے باہر ایک گارڈ نے آ کر صرف اتنا کہا، آج کوئی خاص مہمان آ رہا ہے، سب الرٹ رہو۔ میں نے خود سے سوال کیا، خاص مہمان کا ہم سے کیا لینا دینا؟ لیکن سوال پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ شام کو دروازہ کھلا، ایک نئی پوشاک لائی گئی، سفید اور نیلے رنگ کی، خوبصورت لیکن سادھارن۔ اس کے ساتھ ایک نوٹ تھا، یہ پہنو، آج تمہیں نیچے بلایا جا سکتا ہے۔ میں نے اس ڈریس کو وہیں رکھ دیا، کسی نوٹ یا آدیش کی اب میرے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی، میں وہی پہن رہی تھی جو میرے شریر پر تھا۔ 8 بجے کے قریب انٹرکام بجا، کمرہ نمبر 408 تیار ہو جاؤ، وزٹر تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلا، گارڈ نے مجھے نیچے لے جانے کا اشارہ کیا، میں ان کے ساتھ لفٹ میں سوار ہوئی۔ لفٹ کا شیشہ صاف تھا اور نیچے جاتے ہوئے پہلی بار میں نے خود کو پوری طرح سے دیکھا، سوکھا ہوا چہرہ، آنکھوں کے نیچے ہلکے کالے گھیرے، اور وہ چہرہ جو اب اپنا نہیں لگتا تھا۔ لابی میں پہنچے تو وہاں کافی لوگ تھے، سب کی نظریں ویست، کوئی کسی سے بات کر رہا تھا، کوئی لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا،
उन सब में एक लड़का बिल्कुल अलग खड़ा था, ऊंचा कद, बादामी रंग, काले कपड़े और हाथ में एक फाइल। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा तुरंत सन्न रह गया। उसके हाथ से फाइल नीचे गिर गई और आंखें मुझ पर जम गईं। गार्ड ने इशारा किया, यही है देख लो। वो मेरे पास आया, बहुत धीरे से, जैसे किसी सपने की तरफ बढ़ रहा हो। या तुम हो? उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से पूछ रहा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। मेरा नाम रोहन है, वो बोला। मैं दुबई में एक टेक्सटाइल बिजनेस का मालिक हूँ। मैं यहाँ किसी और काम से आया था, मगर जैसे ही तुम्हें देखा वो रुक गया था। फिर जेब से तस्वीर का एक फ्रेम निकाला और मेरे सामने रखा। यह देखो। तस्वीर में एक लड़की बच्चों के साथ खेल रही थी। कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, हंसती हुई, बाल बिखरे हुए, और वो चेहरा वही मेरा चेहरा था। यह तस्वीर 2 साल पहले इंडिया के एक गांव में ली गई थी। वहां मैं बिजनेस के सिलसिले में गया था, तब मैंने यह तस्वीर ऐसे ही ले ली थी, लेकिन बाद में यह मेरी हर फाइल, हर लैपटॉप, हर एल्बम का हिस्सा बन गई। मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा और जैसे याद आया वो दिन जब मैं बच्चों को खेलना सिखा रही थी। तब जिंदगी साधारण थी, भले ही मुश्किल थी, मगर आजादी थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वही चेहरा एक दिन यहाँ इस हालत में, इस जगह पर देखूंगा। फिर उसने इधर उधर देखा और धीरे से आवाज में बोला, यहाँ सब ठीक नहीं है, मुझे मालूम है, मगर मुझे यह भी मालूम है कि अगर मैं कुछ न करूं तो शायद तुम कल तक यहाँ न रहो। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ खौफ भी था, हमदर्दी भी, और कुछ और, शायद वही एहसास जो बरसों पहले मेरे बाप की आंखों में होता था जब वो काम से आकर मुझे गोद में बिठाता था। तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं धीरे से बोली। यह जगह सिर्फ शरीर मांगती है, आवाज नहीं सुनती। मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा, उसने अटल लहजे में कहा। मुझे पता है यहाँ और भी लड़कियां हैं। मैं पुलिस से बात करूंगा, मीडिया में आवाज उठाऊंगा, तुम बस हिम्मत मत हारना। उसी पल एक गार्ड पास में आया। वक्त पूरा हो गया है, चलिए। रोहन ने तुरंत एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। इस पर मेरा नंबर है, जैसे ही मौका मिले फोन करना या कोई मैसेज भेजना। अगर कुछ न कर सको तो किसी को यह दे देना, मैं समझ जाऊंगा। मैंने कार्ड ले लिया और बगैर कुछ कहे दोबारा लिफ्ट में चढ़ गई। ऊपर पहुंचकर जब दरवाजा बंद हुआ तो मैं कार्ड को देखती रही। रोहन खन्ना, डायरेक्टर, रमन टेक्सटाइल, यूएई। यह कोई सपना नहीं था। पहली बार ऐसा लगा कि शायद कोई बाहर वाकई मेरी हालत को समझ पाया है। उस रात सोने से पहले मैंने वो कार्ड अपने तकिए के नीचे रख दिया और बरसों बाद पहली बार दिल से एक सच्ची प्रार्थना निकली। अगले दिन वो दोबारा आया, मगर इस बार न किसी विजिटर कार्ड के साथ, न गार्ड के साथ। एक नौकर ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। नीचे जाना है, मेहमान आए हैं। दिल में हल्की सी उम्मीद जगी। मैंने धीरे से कार्ड जेब में रखा और गार्ड के साथ नीचे चली गई। लॉबी में पहुंचकर देखा वो वहीं खड़ा था, रोहन। इस बार उसकी आंखों में कल जैसा एहसास नहीं था, एक फैसला था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा। मैं समझ गई वो अब कुछ कर चुका है या करने वाला है। हमारी आंखें मिली ही थी कि होटल की पिछली तरफ अचानक एक शोर हुआ। लोग भागते हुए लॉबी से गुजरे। एक नौकर ने रिसेप्शन के फोन से कॉल करने की कोशिश की, मगर रोहन ने आगे बढ़कर फोन की तार खींच ली। पुलिस आ रही है, सब कुछ बंद करो, किसी ने अरबी में चिल्लाकर कहा। 2 लम्हों में होटल की फिजा ही बदल गई। दरवाजे बंद किए जाने लगे। गार्ड भागते नजर आए। मैं पीछे हट गई। रोहन ने तुरंत आकर मेरा हाथ पकड़ा। यहीं रहना, कोई भी आए तुम बिल्कुल चुप रहना। वो सीधा बाहर की तरफ भागा। कुछ लम्हे गुजरे थे कि बाहर से गाड़ियों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज आई। फिर एक जोरदार आवाज, जैसे कुछ टूटा हो। मैं वहीं खड़ी रही। 2 पुलिस वाले अंदर आए। एक के पास कैमरा, दूसरे के पास वायरलेस। उन्होंने सबसे पहले रिसेप्शन के कंप्यूटरों को अपने कब्जे में लिया। 2 लेडी पुलिस ऑफिसर होटल स्टाफ को रोक रही थीं और एक एक कैमरा चेक किया जा रहा था। एक ऑफिसर ने मुझे देखा और आकर पूछा, तुम कहाँ की हो? इंडिया की, मैंने जवाब दिया। नाम? पूनम। उन्होंने मेरी तस्वीर ली और एक लेडी ऑफिसर को आवाज दी, इसे ऊपर ले जाओ, बाकी लड़कियों को भी निकालो। जब हम ऊपर पहुंचे तो कमरे नंबर 405, 406, 409, 410 खोले जा चुके थे। हर कमरे से एक लड़की निकली, सबकी हालत कमजोर, आंखों में नींद और डर। कमरा नंबर 412 बंद था। दरवाजा खोला गया तो अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक बेड और एक खाली बोतल। एक अफसर ने सर हिलाया। यह जा चुकी है, शायद सुबह ही।
कुछ देर में हम 7 लड़कियां नीचे मौजूद थीं। पुलिस ने सबकी फाइलें निकलवाई और हमें अलग गाड़ी में बिठा दिया गया। मैंने रोहन को देखा, वो बाहर खड़ा था, मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और होंठों से बस इतना कहा, तुम सुरक्षित हो। जब गाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां पहले से 2 औरतें मौजूद थीं। हमें एक एक करके अंदर बुलाया गया। मेरे कमरे में एक टेबल, एक ऑफिसर और एक औरत बैठी थी। क्या तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा गया था? ऑफिसर ने पूछा। जी, मुझे धोखे से यहाँ लाया गया था। क्या तुम्हें खरीदा गया था? मैंने सर झुकाकर कहा, हाँ। उन्होंने मेरे बयान को लिखा, कुछ तस्वीरें दिखाई जिनमें कुछ आदमी वही थे जो कमरों में आते थे। मैंने पहचान की और दस्तखत किए। एक और लड़की आई, शायद नेपाली। वो बोली, मेरी बहन भी साथ थी, मगर उसे पिछले हफ्ते कहीं ले गए। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। हमें कांस्टेबल के हवाले किया गया, जहां कुछ दिनों के लिए हमें सही सलामत रखा जाना था। हम जिस जगह पहुंचे वहां एक बड़े हॉल में हमें एक साथ रखा गया। एक सामाजिक कार्यकर्ता आई और बोली, आप सब में से जो भी अपने देश वापस लौटना चाहते हैं उनके लिए हम ठीक ठाक बंदोबस्त करेंगे, और जो कानूनी कार्रवाई करना चाहता है वो भी मुमकिन है। रात को हम 3 लड़कियां बिस्तर पर लेटी रहीं खामोश। बाकी 4 को कहीं और भेजा जा चुका था। शायद उनके केस ज्यादा गंभीर थे या शायद उनके पास कोई पहचान नहीं थी। मैंने रोहन का कार्ड अभी संभाल कर रखा था। अगले दिन उसने कांस्टेबल को कॉल किया, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं जिसे कल होटल से रेस्क्यू किया गया था। कांस्टेबल ने वक्त दिया और वो आया। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, मेरे घर में जगह है। मेरी माँ चाहती है कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो। मैंने इनकार नहीं किया। किसी के साथ चलना भी एक रिस्क था, लेकिन उसने जो भी किया था उस पर अब मुझे शक नहीं रहा। 3 दिन बाद मैं उसके साथ उसके घर गई और जब पहली बार किसी दरवाजे पर कदम रखा तो किसी ने कहा, बेटी अंदर आओ, तुम हमारे लिए अमानत हो, बोझ नहीं। वो पहली शाम थी जिसमें अंधेरा नहीं था। जब मैं उसके साथ घर में दाखिल हुई तो पहली चीज जो मुझे महसूस हुई वो खामोशी थी। लेकिन यह खामोशी वैसी नहीं थी जो पिछले कमरों में होती थी। यहाँ दरवाजे पर एक छोटा सा मंदिर रखा देखा था। दीवार पर माँ बाप की पुरानी तस्वीरें और आंगन में लगे फूल जो हवा के साथ हिल रहे थे। उसने धीरे से कहा, माँ यह वही है। वो आ गई। एक 50 से 55 साल की औरत किचन से बाहर आई, हाथ में आटे की महक और आंखों में वो रोशनी जो मन की होती है। उन्होंने मेरे चेहरे पर नजरें टिकाई और कुछ देर खामोशी से देखती रहीं। फिर आगे बढ़कर मेरे सिर पर हाथ रखा, उंगलियां बालों में फेरी और बोली, बेटा अंदर आ जाओ, बाहर धूप में क्यों खड़ी हो। मैंने एक कदम अंदर रखा और उनका हाथ पकड़ा। हाथ में गर्मी थी और दिल में एक अजनबी सा डर, लेकिन उनकी उंगलियों ने जैसे वो डर खींचकर बाहर निकाल दिया हो। कमरा छोटा मगर साफ था। एक सिंगल बेड, एक लकड़ी की अलमारी और खिड़की जिसे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। यह कमरा तुम्हारा है, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। रोहन ने सामान एक तरफ रखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ पूरी तरह से सुकून और आराम मिलेगा। मेरे पापा की यादें इस घर में हैं और हम चाहते हैं कि इस घर में अब सिर्फ अच्छाई हो। उसकी माँ मेरे पास बैठी, मेरे हाथ पकड़े और खामोशी से चेहरा देखती रही, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रही हूँ, बिना पूछे। उनकी आंखों में वो सवाल नहीं थे जो बाकियों की नजरों में होते हैं। बस एक इच्छा थी कि मैं खुद को सुरक्षित महसूस करूं। बेटा तुम खाना खाओगी? मैं दाल चावल बना रही थी। उन्होंने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। आवाज नहीं निकली। फिर वो किचन की तरफ चली गई। रोहन खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, कभी कभार इंसान को आवाज नहीं मलहम चाहिए होता है। मैं जानता हूँ तुम कुछ कहना नहीं चाहती, बस संभलना चाहती हो। यह काफी है अभी। मैं बेड पर बैठ गई और खिड़की के बाहर देखा। नीचे सड़क थी आम सी, बच्चे खेल रहे थे। एक औरत सब्जी वाले से भाव तोल रही थी। एक बिल्ली गली के नुक्कड़ पर बैठी थी। यह सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन मेरे लिए बहुत अलग था। कुछ देर बाद उनकी माँ ने खाना ट्रे में रखकर अंदर भेजा। बेटा अपने हाथ से खाओ और पेट भर के खाओ, हम तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं। मैंने निवाला मुंह में रखा, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। यह पहली बार था जब मुझे बिना किसी कीमत के कुछ मिला था। मैंने खुद से कहा। उनकी माँ मेरे पास आई, मेरा सिर अपनी गोद में रखा और बस इतना कहा, बेटा भगवान किसी को भी आजमाता है, लेकिन उसका रहम बड़ी चीज है। तुम यहाँ हो यह उसी की निशानी है। अगले दिन रोहन ने कुछ फाइलें मेरे सामने रखी। यह तुम्हारे दस्तावेज हैं जो हमने पुलिस से लिए थे।
तुम अब कानूनी तौर पर आजाद हो। अगर चाहो तो इंडिया वापसी का बंदोबस्त किया जा सकता है या फिर यहाँ रहकर नए कागजात के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ। वहाँ मेरे पापा हैं और शायद अभी भी मुझे अपनी बेटी समझते हैं। उसने सिर हिलाया। ठीक है, हम सब साथ जाएंगे। अगले कुछ दिन सुकून से गुजरे। मैं रोजाना रोहन की माँ के साथ किचन में वक्त बिताती, कभी उनकी बातें सुनती, कभी छोटे मोटे काम करती। मैं उनके साथ पूजा पाठ भी करती, वो मुझे आशीर्वाद देती। एक शाम रोहन ने आकर कहा, माँ चाहती हैं कि तुम अपने गांव फोन करो, बात करो अपने पापा से। मेरे हाथ कांपने लगे। इतने सालों बाद क्या वो मेरी आवाज पहचानेंगे? रोहन ने मोबाइल मेरे हाथ में दिया। मैंने नंबर मिलाया। दिल जोर से धड़क रहा था। 5 बार घंटी गई, फिर किसी ने फोन उठाया। पापा, मैं पूनम। फिर खामोशी। मैं बोल रही हूँ पूनम। कई लम्हे गुजरे, फिर आवाज आई रोती हुई, टूटी हुई, मेरी बच्ची पूनम, तू जिंदा है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। आवाज ना निकल सकी। तू जिंदा है? भगवान तेरा शुक्र है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तू कभी वापस आएगी। मैंने फोन बंद नहीं किया, लेकिन कुछ देर दोनों तरफ खामोशी रही, ऐसी खामोशी जो शब्दों से ज्यादा बोलती है। उसी रात मैं छत पर गई, आसमान देखा और दिल ही दिल में एक वादा किया, अब मैं कभी खुद को बिखरने नहीं दूंगी। यह घर, यह लोग, बिना किसी कीमत के मोहब्बत करने वाले लोग मेरे नसीब का वो हिस्सा थे जिस पर अब तक पर्दा पड़ा था। जब इंडिया वापसी की तारीख तय हुई तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन दिल में एक खालीपन था जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। दिन के वक्त मैं सबके बीच हंसती, काम में लगी रहती, रोहन की माँ के साथ वक्त बिताती, लेकिन रात जैसे ही आती सब कुछ बदल जाता। नींद जाती लेकिन सुकून नहीं था। सोने की कोशिश करती तो वही कमरा, वही चेहरे, वही आवाजें मेरे दिमाग में गूंजने लगती। सपनों में कभी वो अरब शेख होता, कभी वो दरवाजा जिस पर मेरा नाम लिखा था। अक्सर ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा है और मैं बोल नहीं पा रही। एक रात अचानक मैं चीख कर उठी। सांस फूल रही थी, पसीने में भीगी हुई थी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैं बेड से उतरकर कमरे के कोने में गई, घुटने सीने से लगाकर खुद को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही वही सब दोबारा लौट आता। दरवाजा खुला, रोहन हाथ में पानी का गिलास लेकर अंदर आया, मेरे पास आकर बैठा और गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। पियो, आराम से सांस लो। मैंने खामोशी से गिलास पकड़ा, 2 घूंट पिए। हाथ कांप रहे थे। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, पूनम, तुम रात को जगती हो, हमें पता है। मैंने सिर झुका लिया। यह सब वक्त के साथ खत्म नहीं होता, लेकिन अगर तुम इसे दिल से ना निकालो तो सारी जिंदगी चलता रहता है। तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसे रोने में निकाल दो या फिर तुम चाहो तो इसे दोबारा जीने में लगा दो। मैंने पहली बार उसकी बातों पर ध्यान दिया। उसी रात फिर सपना आया, मगर मैं ठीक रही। उठकर खामोशी से पानी पिया और वापस लेट गई। दरवाजा नहीं खुला, शायद रोहन जा चुका था, मगर उसने मेरी खामोशी पर भरोसा किया। एक दिन उसने कहा, मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ गांव चलो, तुम्हारे पापा से मिलोगे। अब तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने सवाल किया, अगर मैं उनसे मिली और वो मुझे दोबारा से अपना नहीं पाए तो भी तुमने अपना हक अदा कर दिया, बाकी फिर उनकी मर्जी है। मैंने हामी भर ली। घर छोड़ने से पहले रोहन की माँ ने मुझे एक लाल दुपट्टा दिया जिस पर कढ़ाई हुई थी। यह मेरे शादी के वक्त का है, तुम्हें दे रही हूँ। जहाँ भी जाओ सर पर रखना, ये इज्जत की निशानी है। मैंने दुपट्टा पकड़ा, दिल में एक परत से खुलती महसूस हुई। कुछ दिन के बाद हमें रवाना होना था। मैं रोज रात को सोती तो कोशिश करती कि मेरी चीख न निकले। नींद में दबी आवाजों को मैं पी जाऊं। रोहन अभी भी अक्सर जागता था, लेकिन खामोशी से, जैसे वो जानता हो कि मैं खुद से जंग लड़ रही हूँ और उसे सिर्फ पास रहने की जरूरत है, समझने की नहीं। रातें अभी भी गहरी थी, मगर सुबह की उम्मीद अब रोशनदान से झांकने लगी थी। सफर की तैयारी पूरी हुई तो रोहन ने खामोशी से मुझे वो बैग दिया जिसमें मेरे असली कपड़े, पहचान पत्र और कुछ कागजात थे। मैंने बैग को पकड़ा और कुछ देर तक बस उसे देखती रही। मेरे हाथों में वो सबूत था कि मैं अब दोबारा खुद को पहचान सकती थी, अपने नाम से, अपनी पहचान से। कई महीने गुजर चुके थे उस दिन को जब मैं बिना मर्जी के, बिना इरादे, खाली दस्तावेज बनकर किसी कमरे में जागी थी।
सफर का आगाज दुबई एयरपोर्ट से शुरू हुआ। रोहन ने बोर्डिंग पास मेरे हाथ में रखा और बोला, यह तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, इस पर तुम्हारा नाम है, किसी और का नहीं। प्लेन की खिड़की से बाहर बादलों को देखते हुए मुझे वो लम्हे याद आए जब मैंने सोचना छोड़ दिया था कि वापस जा पाना मुमकिन होगा। अब जब वहाँ करीब था, दिल जैसे रुकने लगा था। रोहन बराबर वाली सीट पर बैठा था, मगर हमने ज्यादा बात नहीं की। सफर में अक्सर खामोशी ही सबसे ज्यादा बोलती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब हम उतरे तो धूप धुंधली थी और हल्के बादलों वाली फिजा में ठंडक ने मेरा स्वागत किया। मेरे पैर जमीन पर पड़े तो एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे मैं बरसों बाद जमीन पर चल रही हूँ, जैसे मेरी हड्डियों को दोबारा अपना वजूद याद आ रहा हो। गाड़ी रोहन का पुराना ड्राइवर चला रहा था। वो रास्ते में मुझे गांव की जानकारी देता रहा। नई सड़कें बनी हैं, मोहल्ले में स्कूल खुल गया है और तुम्हारे पापा इतने बूढ़े हो गए हैं कि रोज थकान से बैठ जाते हैं मंदिर के सामने बेंच पर। जब हम गांव के बाहर पहुंचे तो मैं खिड़की से जाकर वही पेड़, वही कच्चे रास्ते, वही मिट्टी की खुशबू, बचपन का मंजर एक एक करके आंखों के सामने आने लगा। लेकिन दिल में एक डर था, पापा का व्यवहार किस तरह का होगा? अगर उन्होंने मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर दिया, अगर वो यह कहने लगे कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तो फिर क्या होगा? गली में पहुंचकर गाड़ी रुकी। मैं दरवाजा खोलने ही वाली थी कि रोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। याद रखो, जो तुम्हें पहचानने से इनकार करें वो तुम्हारी सच्चाई को मिटा नहीं सकता। मैंने दरवाजा खोला और धीरे से बाहर कदम रखा। घर वही था, मिट्टी की दीवारें, लोहे का पुराना दरवाजा, ऊपर कच्ची छत पर लटकते ईंटों वाली कपड़े की रस्सी। दरवाजे पर दस्तक दी, कोई आवाज न आई। एक और दस्तक दी, फिर दरवाजा खुला। एक अंदर से मेरी छोटी बहन निकली जो अब बड़ी हो चुकी थी। वो पहले एक पल को रुकी, फिर आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। पूनम दीदी? मैंने आंखों में आंसू लिए हाँ में सिर हिला दिया। वो पीछे हटी और चीखती हुई अंदर गई, पापा? पूनम दीदी वापस आ गई। मैं अंदर दाखिल हुई। आंगन में पुरानी लकड़ी की कुर्सी, चूल्हे के पास रखी मिट्टी की हांडी और एक कोने में बैठे पापा। मैं जैसे ही आगे बढ़ी, आंखों से आंसू बहने लगे, कदमों में जान नहीं रही थी। मैं पापा के सामने पहुंची ही थी कि वो खुद फर्श पर बैठ गए, दोनों हाथ उठाकर मेरे पैर पकड़ लिए। बेटी, मैंने तुझे विदा किया था लाश समझकर, मगर तू जिंदा लौटी है। मेरे आंसुओं का बहाव रुक नहीं रहा था। मैं झुककर अपने पापा के कंधे से लगी और वो मुझे सीने से लगाए रोते रहे। घर के बाकी लोग इकट्ठे हो चुके थे। कोई दरवाजे के पास खड़ा हैरानी से देख रहा था, कोई चुपचाप खिड़की से झांक रहा था। रोहन एक तरफ खामोश खड़ा था, जैसे यह लम्हा सिर्फ हमारा हो। पापा ने मुझे देखकर कहा, क्या हुआ, कहाँ रही तुम इतने दिन? मैंने सिर्फ इतना कहा, पापा जिंदा थी, बस दूर थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा, तू मेरे लिए मरकर भी जिंदा थी। मैं रोज प्रार्थना करता था कि या तो तेरी खबर आ जाए या फिर तू ही आ जाए। आज भगवान ने दोनों ही दे दिया। रोहन कुछ लम्हों के बाद आंगन से निकल गया। शायद उसने महसूस किया कि अब मेरे और पापा की बातों को प्राइवेसी की जरूरत है। उस रात मैंने वही कमरा दोबारा देखा जहां बचपन में सोई थी, वही बिस्तर, वही दीवार पर पुरानी घड़ी जो अभी भी बंद थी। मैंने पापा से पूछा, क्या आपको लगा था कि मैं वापस आऊंगी? मैंने कभी उम्मीद ही नहीं छोड़ी, वो बोले, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहा, बस दिल में यकीन रखा। भगवान जैसे ले जाता है वो वापस भी ला सकता है। अगले दिन मोहल्ले में बात फैल गई, लोग देखने आने लगे। कुछ आंखें मोहब्बत से देख रही थी, कुछ सवाल से भरी थी और कुछ बस तमाशा देखने आई थी। लेकिन पापा ने हर एक से साफ कहा, यह मेरी बेटी है, मेरी पूनम, और जिसने इसका साथ दिया वो मेरा बेटा। उनके लहजे में दृढ़ता थी, कोई शक नहीं। रात को रोहन आंगन में बैठा था। मैं चाय लेकर उसके पास गई। थैंक यू, मैंने कहा। किस लिए? उसने सवाल किया। मुझे वापस लाने के लिए। उसने चाय ली और धीरे से कहा, अभी तो सिर्फ लाया हूँ, असली वापसी तो तुम्हारा फिर से जीना है, वो तुम्हें खुद ही करना होगा। पापा के घर लौटे कुछ दिन हुए थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे बरसों की थकान किसी नरम हाथ ने धीरे धीरे उतारना शुरू कर दी हो। मैं रोज सुबह आंगन धोती, पापा के पुराने गमलों में पानी देती और फिर कमरे में आकर खामोशी से बैठ जाती। ये वही दीवारें थी, वही गांव था, मगर मैं अब वैसी नहीं रही थी जो कभी यहाँ हंसती थी, खेलती थी, सपने देखती थी। अब हर कदम नाप तौल कर रखती थी, जैसे जिंदगी मेरी नहीं किसी और की हो और मैं बस एक कर्ज उतारने आई हूँ। लेकिन अब भी कुछ था जो अंदर ही अंदर खटकता था, शायद ये एहसास कि जिसने मेरे साथ इतना बड़ा गुनाह किया वो आज भी आजाद घूम रहा है।
جس نے مجھے انسان نہیں کوئی سودا سمجھا؟ میری قیمت لگا دی گئی۔ یہ سوچ کر ہی میرے اندر کا کوئی کونا ہر دن تھوڑا تھوڑا مر رہا تھا۔ اگلی شام روہن کا فون آیا۔ اس نے کہا، پونم، مجھے پتا ہے کہ تم بہت کوشش کر رہی ہو اپنی زندگی پہلے جیسی بنانے کی، لیکن یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک غصہ تمہارے اندر پل رہا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس غصے کو ختم کیا جائے اور تمہارے مجرموں کو سزا دلوائی جائے۔ میں نے کہا، میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس نے کہا، تمہاری شادی سے جڑے جو بھی ثبوت، تصویریں تمہارے پاس ہوں، سب اکٹھے کر لو۔ میں کچھ ہی دیر میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ یہ سن کر مجھے تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ کیا ہونے والا ہے، اور اسی کے ساتھ میرے اندر ایک نیا جوش بھرنے لگا۔ کچھ دیر بعد روہن آیا۔ میں نے اپنے پاس جو بھی دستاویز، تصویریں اور ثبوت تھے وہ سب اسے دے دیے۔ پھر ہم دونوں ایس پی کاریالے گئے۔ وہاں میں نے ایک ایک بات بتائی، کیسے میری بوا مجھے اسپتال لے کر گئیں، کیسے وہاں ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میرے بیان کے آدھار پر اسی دن پولیس نے اس ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا۔ پہلے تو اس نے اپنا جرم قبول نہیں کیا، لیکن پولیس کی سختی کے آگے وہ ٹوٹ گیا۔ اس نے سویکار کیا کہ اب تک نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی وہ اسی طرح بے ہوشی کا انجیکشن دے کر برباد کر چکا ہے۔ اس نے جن لوگوں سے سمبندھ رکھے تھے ان کے نام اور پہچان بھی دے دیے۔ کئی ایسے لوگ تھے جو بھارت میں رہ کر اس ریکٹ کو چلا رہے تھے، اور کچھ ودیشوں میں بسے ہوئے تھے۔ جب کئی لوگوں کی گرفتاری ہوئی اور کئی لڑکیوں کو بچا لیا گیا تو میرے اندر ایک سکون اور آتم وشواس جاگا۔ دھیرے دھیرے یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بڑے بڑے نیوز چینل اور رپورٹر اس پر رپورٹ کرنے لگے، کیونکہ اس کی شروعات مجھ سے ہوئی تھی۔ میرے انٹرویو ہونے لگے کہ کیسے میں نے ایک خطرناک لڑائی لڑی۔ روہن نے مجھے چتایا، اب تم کسی ایک انسان کے خلاف نہیں بلکہ ایک پورے نیٹ ورک کے سامنے کھڑی ہو، جن کے نہ جانے کتنے چہرے ہیں، اور اب جب تم سامنے آ چکی ہو وہ لوگ تمہیں پہچانتے ہیں اور تمہیں نقصان پہنچانے کی سوچ سکتے ہیں۔ ساودھان رہنا ہوگا۔ یہ سن کر سچ کہوں تو ڈر نہیں لگا، بلکہ دل میں ٹھنڈک سے اتر گئی کہ جو کچھ میں نے اتنے سمے تک سہا اس کی سزا دلوانے کا وقت اب آ گیا ہے۔ لیکن میرے اصلی مجرم ابھی بھی باہر تھے۔ روہن نے پاپا کو سب کچھ بتایا اور انہیں سمجھایا کہ اس وقت میرا اپنے گھر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کی باتوں پر بھروسہ کر کے پاپا نے مجھے اس کے ساتھ ایک سرکشت جگہ پر بھیجنے کی اجازت دے دی۔ اب انہیں روہن پر بھروسہ ہونے لگا تھا۔ اور پھر ایک وہ شام آئی جس کا مجھے نہ جانے کب سے انتظار تھا۔ روہن مجھے پولیس اسٹیشن لے کر گیا۔ وہاں میرے سامنے دو لوگ کھڑے تھے، میری بوا اور ان کا بیٹا۔ وہ سلاخوں کے پیچھے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ وہ لوگ سوئٹزرلینڈ میں آرام کی زندگی جی رہے تھے، حالانکہ انہوں نے میرے علاوہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ پیشے ور مجرم نہیں تھے۔ انہوں نے مجبوری میں یہ سب کیا۔ علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، مگر مجبوری بھی کسی اور کی زندگی برباد کرنے کا لائسنس نہیں دیتی، اور اسی لیے اب وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے تیار تھے۔ اگلے دن ہی کورٹ میں پیشی ہوئی۔ ایک ایک کر کے وہ سارے مجرم کورٹ میں پیش کیے جانے لگے جو اس گناہ میں شامل تھے۔ میری گواہی کے بعد اور بھی لڑکیوں نے ہمت کی، وہ سامنے آئے اور انہوں نے یہ اچھا ظاہر کی کہ وہ بھی اب ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دلوانا چاہتی ہیں۔ دھیرے دھیرے انصاف کی اس لڑائی میں اکیلی نہیں رہی۔ ہم سب کی گواہی کے آدھار پر ان لوگوں کو کڑی سزا سنائی گئی اور انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ میری بوا رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی اور دعائیں دے رہی تھی کہ انہوں نے یہ سب مجبوری میں کیا، لیکن میں نے انہیں ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے وجہ چاہے جو بھی ہو۔ اس واقعے کے بعد مجھے بہت ساری سنستھاؤں اور ویلفیئر سوسائٹیز جو مہیلاؤں اور بچوں کے لیے کام کرتی تھی وہاں بلایا جانے لگا۔ وہاں لوگ مجھ سے سوال کرتے، تم کیسے بچی اور تم نے اس لڑائی کو کیسے لڑا؟ میں کہتی میں بچی نہیں تھی، مجھے بچایا گیا تھا، مگر اب میں دوسروں کو بچانے کے لیے کھڑی ہوں۔ جب میں اپنی کہانی سناتی تو وہاں کئی ایسی لڑکیاں ہوتی جو اپنی کہانیوں کو دل میں دبا کر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ میری بھی اگلی باری ہونے والی تھی، میں کسی طرح سے بچی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں ان کے ہاتھ پکڑتی اور کہتی، جو ہوا اس کی سزا اب ایسے لوگوں کو ملے گی، اور اب ہمارے جینے کی باری ہے۔ میں ہر اس لڑکے کے لیے آج وہ آواز ہوں جو چپ رہی، بک گئی یا مار دی گئی۔ اب میری قیمت کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ اب میں خود اپنی قیمت جانتی ہوں، اور اب میری آواز صرف میرے لیے نہیں، ان سب کے لیے ہے جو سننا چاہتے ہیں، یا ان کے لیے بھی
जो सुनने से इनकार करते हैं। मुझे महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक बड़ी संस्था से ऑफर मिला कि मैं उनके साथ जुड़ूं और इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। रोहन के मुझे हिम्मत देने के बाद मैं उस संस्थान से जुड़ गई और आज मैं न जाने कितनी ऐसी लड़कियों को बचा चुकी हूँ जो बर्बाद की जा चुकी थीं या फिर बर्बादी की कतार में खड़ी थी। जिंदगी अब सच में सुकून से गुजर रही थी और मेरे अंदर का गुस्सा भी कहीं खत्म हो चुका था। एक नई पूनम अब खुली हवा में सांस ले रही थी। एक सुबह पापा ने कहा, शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, कोई आने वाला है तुम्हें देखने के लिए। यह सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई और सवाल भी उठने लगे। क्या सच में वो आएगा? मैंने पापा से पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी खास नहीं बताया। शाम को 3 गाड़ियां आकर घर के सामने रुकी। जब मैं गाड़ी से उतरते हुए रोहन को देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं और आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं शायद सुबह से ही इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। मैं इसी चेहरे को अपने सामने देखना चाहती थी, लेकिन यह कहने की हिम्मत किसी से नहीं कर पाई थी। रोहन ने मुझे देखा और अपने चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान फैलाई। उसकी माँ मेरे पास आई। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा। कुछ रस्मी बातें हुई और शादी की तारीख तय कर दी गई। मेरे लिए काफी सारे गिफ्ट लाए गए, जिनमें कपड़े, जेवर और न जाने क्या क्या था। 1 हफ्ते बाद ही शादी थी, बहुत ही साधारण तरीके से। पापा बहुत खुश थे क्योंकि उनकी प्यारी बेटी की जिंदगी एक बार फिर से बसने वाली थी। 1 हफ्ते बाद मेरी और रोहन की अच्छे से शादी हो गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन मेरी जिंदगी, जो कि नर्क जैसी हो गई थी, आज उसे एक बार फिर से स्वर्ग बनने का मौका मिलेगा। लेकिन यह सब सिर्फ रोहन की वजह से हो पाया और भगवान की कृपा से। शादी के बाद रोहन ने इंडिया में ही रहने का फैसला कर लिया। वो अपना यहाँ का फैलाया हुआ कारोबार संभालता है और दुबई का कामकाज वो महीने में 2-3 बार वहाँ जाकर देख लेता है। मैं अभी भी अपनी मुहिम से जुड़ी हुई हूँ, जिसने मुझे एक नई पूनम, एक नई पहचान दी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।